गॉस थ्योरम क्या था? एरिया वेक्टर हमने पढ़ लिया। गॉस, हाँ बताओ ना, बैठो ना, बैठ 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 बैठ, बैठ, बता बता। Electric flux passing through an enclosure is always equal to the 1/n times of the total charge enclosed by that charge. ठीक, गुड। देखकर प्रैक्टिस भी करते रहो उसको, अच्छे देखते रहना, ठीक है? हाँ गॉस थ्योरम अभी बता देते। बैठिए भैया, हम बता देते हैं, अभी सब बता देते हैं, परेशान हो। बता देता हूँ, घबराओ नहीं, गॉस थ्योरम बता देता हूँ जल्दी से। बैठ के सब लोग, अरे भैया वहां जगह नहीं है तो आगे पीछे बैठ जाओ, काहे इतना, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ठीक नहीं है। इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है बेटा, इतना ज्यादा नहीं। हाँ मतलब जगह नहीं है तब भी उसमें घुसे जा रहे हैं यार, जब जगह है तो आराम से बैठ जाओ ना, ठीक है? आप जिसमें कंफर्टेबल है वही ठीक है। मैं बता देता हूँ, गॉस थ्योरम भी आ जाएगा, बहुत इजी सा थ्योरम है, उसका वेरिफिकेशन है, छोटा सा बता देते हैं। आज हम लोगों को कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ने जो उसकी बात करेंगे। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था भाई? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द व्हाट? 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज बाउंडेड या इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यही पढ़े थे। फाई इज इक्वल टू आपने लिखा था Q/ε0। अगर कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर Q चार्ज है तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे? चार्ज जो उसके अंदर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप? 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगा। ऐसा ही कुछ पढ़े थे हम लोग, है ना? याद है? नहीं याद है? चाय पीने गए हैं क्या साथी आपके? अच्छा अभी आए ही नहीं है। अच्छा हाँ वो बताए थे कहीं, याद आया याद आया, है लेट आएंगे। हाँ आ रहे हैं जल्दी ही आ रहे हैं वो। हाँ होगा। गॉस थ्योरम क्या था भाई? चलो मैं एक बार फटाफट आपका वो करा दे रहा हूं। गॉस थ्योरम क्या है भाई समझ लो। गॉस थ्योरम क्या कहता है? रिवीजन करते रहो आप लोग, टेस्ट की चिंता नहीं करो। टेंशन वो लेते हैं जिनकी प्रिपरेशन रिवीजन नहीं होती। आप लोग रिवीजन प्रैक्टिस डेली कर रहे हो ना, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, टेस्ट कभी भी हो जाए, है ना? अच्छे बच्चे हैं ना आप लोग? तैयारी चल रही है ना? चल रही है, बढ़िया। नहीं हो रही है? काहे भाई, काहे नहीं हो रहा है? करिए करिए करिए, प्रिपरेशन जरूर करते रहिए, ऐसे नहीं चलेगा भाई। मान लेते हैं मान लेते हैं किसी पॉइंट, मान लेते हैं कोई चार्ज Q किसी पॉइंट पे रखा हुआ है ना? इस चार्ज Q को हमने क्या किया? किसी भी सरफेस से, किसी भी गॉसियन सरफेस से हमने क्या किया? क्लोज कर लिया भाई, है ना भाई? तो हमने कहा इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो हम कैसे निकालेंगे? तो गॉस थ्योरम इसका स्टेटमेंट क्या कहता है भाई कि जो भी इस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है इस क्लोज सरफेस से या इस क्लोज लूप के थ्रू, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? स्टेटमेंट इनका क्या है भाई? स्टेटमेंट इनका ये कहता है कि अगर इस सरफेस के अंदर चार्ज Q है, इस चार्ज के थ्रू इस सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहे हैं उसको मुझे निकालना होगा। तो निकालने का फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने?
कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, उन्होंने बताया तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनसाइड द व्हाट, क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम से, तो क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। फिर इसको हम लोगों ने कैसे वेरीफाई किया था, गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन कल ही पढ़े हम लोग। देखिए कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस अपने ड्रॉ किया, जब भी हम गॉसियन सरफेस की ड्रॉ करेंगे ना, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। इस सरफेस के साथ भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है कि नहीं। इस सरफेस पे मान लीजिए स्मॉल एरिया एलिमेंट आपने कंसीडर कर लिया, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा भैया, बाहर की तरफ होगा। इसका भाई एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो गया भैया, 0 डिग्री का। दोनों पैरेलल हो गए ना, सेम डायरेक्शन में हो गए, तो एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 0 डिग्री का हो जाएगा भाई। एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला लिखा था, इस छोटे से एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, अगर मुझे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डी ए कॉस 0 थीटा, मतलब क्या है यहाँ 0 डिग्री। थीटा 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। दोनों पैरेलल हो गए तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा भैया, 0 डिग्री। क्लियर है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। ये हो जाएगा ई डी ए। अब टोटल सरफेस के थ्रू हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम तो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट का निकालिए। तो एक तरीका ये था कि बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट छोटे छोटे एरिया एलिमेंट ले लेते, सबके थ्रू जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है सबको क्या कर लेते, हम सम कर लेते। 2-3 चीजें बहुत क्लियर समझना कि गॉसियन सरफेस हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं और हम इसको इंटीग्रेशन से कैसे निकाल पा रहे हैं। गॉसियन सरफेस का मतलब हमने कहा जो भी आपने इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ कर लिया या ग्राफ आपने जो भी ड्रॉ कर लिया, क्लोज लूप ड्रॉ कर लिया, अपने सरफेस ड्रॉ कर लिया। 2-3 पॉइंट इसके लिए ध्यान रखना आपको, क्या कि जब भी हम कोई इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। पहले तो ये समझना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सेम नहीं होगी तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आप इसको नहीं कर पाओगे। अब बहुत क्लियर है कि अगर ये आपका स्फीयर है, अगर एक स्फीयर है, आर रेडियस का कोई स्फीयर है, मान लीजिए इस सेंटर से इसका डिस्टेंस आर है, सेंटर से इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या भाई आर है, अगर तो चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे चाहे किसी भी पॉइंट में किसी भी डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या होता है भाई, आर स्क्वायर। तो आर डिस्टेंस पे हम किसी भी डायरेक्शन में निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगा कि नहीं। तो मतलब ये जो आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, इसके सर्कमफरेंस पे, इसकी बाउंड्री पे किसी भी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या आएगा, आर स्क्वायर, यही आएगा। इसका मतलब इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी भैया, सेम होगी। बहुत क्लियर बात है। और इस सरफेस पे जो भी हम एरिया वेक्टर लेंगे उसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है भाई, आउटवर्ड है। तो दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। थीटा कितने डिग्री आ जाएगा भैया, 0 डिग्री। एकदम क्लियर बात है। तो कोई रैंडम एक हम एलिमेंट ले लिए। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब यूनिफॉर्मिटी होगी। यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा, सभी एरिया एलिमेंट का हर एक का क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के फिर क्या करना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म सरफेस कंसीडर करेंगे। अगर पॉइंट चार्ज होगा एक स्फेरिकल हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, एक वायर होगा तो सिलेंड्रिकल आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, है ना भाई। जो भी सरफेस रहेगा, एक क्यूब होगा तो क्यूबॉइडल जो भी होगा इस तरह से क्यूब कंसीडर करेंगे। जिस शेप में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी शेप का हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इमेजिनरी सरफेस होगा। पॉइंट चार्ज का मतलब पॉइंट भी किस शेप का होता है, कि स्फेयर का शेप होता है। पॉइंट किस शेप का होता है भैया, स्फेरिकल शेप का होता है ना, अगर नैनोस्कोपिक लेवल की हम बात करें तो पॉइंट चार्जेस के लिए हम जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, एक स्फेरिकल सरफेस होगा। गॉसियन स्फेरिकल सरफेस से हम बात करेंगे। इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, क्योंकि चार्ज सेंटर पर रखा है तो बाहर की तरफ है। एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की तरफ है। दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया भैया, सेम। डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या है, पैरेलल। पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 0 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, ई ए कॉस थीटा होता है। अगर हम स्मॉल एरिया एलिमेंट की बात करें तो डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री होगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ई डी ए हो जाएगा।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इस सर्कमफरेंस पे या इस जो बाउंड्री हमने ड्रॉ कर लिया या स्फेरिकल सरफेस हमने जो ड्रॉ कर लिया हर एक पॉइंट पे अगर सेम है तो इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमने निकाला स्मॉल एरिया एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया डी फाई इक्वल टू क्या गया, EDA आया। अगर टोटल सरफेस के थ्रू हमें निकालना होगा तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रेशन। तो डी फाई का हम क्या करेंगे भैया, इंटीग्रेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन। आप या तो करोगे सरफेस साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, EDA लिखेंगे, या सरफेस इंटीग्रेशन, जो भी लिखना चाहते हो आप लिख लो। तो आप क्या करेंगे, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह क्या है, सेम है, इसको हम बाहर कर लेंगे भाई। क्या हो गया, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट। अब इसका मतलब क्या होता है, समेशन। ऐसे हमने क्या किया, इसके सर्कमफरेंस में बहुत छोटे छोटे एरिया ले लिए, पूरा जहां से हमने स्टार्ट किया था पूरा लेते हुए हम यहीं तक आ गए। तो टोटल कितना एरिया कंसीडर करेंगे, अगर स्फेयर है तो स्फेयर के सरफेस एरिया के बराबर, सर्कल है तो सर्कल के सरफेस एरिया के बराबर, यही तो होगा। सिलेंडर होगा तो सिलेंडर के सरफेस एरिया के बराबर। फिलहाल तो यहाँ स्फेयर है तो स्फेयर के सरफेस एरिया के बराबर आएगा टोटल। ये कितने के इक्वल आ जाएगा भैया बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर क्या, एरिया किसका, स्फेरिकल सरफेस का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं लिखूं एक्सप्रेशन तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या होता है भैया, आर स्क्वायर, और ये कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं, कुछ कैंसिल होगा इसमें, क्या कैंसिल हो सकता है देखो जरा भाई, क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 4 पाई से 4 पाई क्या होगा कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, बचेगा क्या आपके पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये क्या हो जाएगा पाई। अरे इंटीग्रेशन इतना करेंगे फाई ही आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है कि कोई भी आपका क्लोज सरफेस हो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा पास हो रहा है, गॉस का जो स्टेटमेंट है उसको यूज करेंगे, निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टेटमेंट उनका यही है क्या, कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ व्हाट, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड सरफेस या बाउंडेड बाय द सरफेस, जो भी है उसके अंदर आ रहा है, या टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस या लूप जो भी है आपके पास। यही एक्सप्रेशन आया था। इसमें कुछ कल हम लोगों ने एग्जांपल भी डिस्कस किए थे, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो हमने कहा था मान लीजिए कोई सरफेस है, इसके अंदर 2-3 चार्जेस हमने रखे हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, क्यू चार्ज रखा है, यहाँ भी क्यू चार्ज रखा है, यहाँ भी चार्ज क्यू रखा है। इस सरफेस के अंदर 3 चार्जेस इस तरह से रखे हैं। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, नेट चार्ज यहाँ कितना होगा टोटल, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, टोटल कितना हो जाएगा 3Q अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अगर नेगेटिव चार्ज भी है तो भाई उसको भी कंसीडर करेंगे हम लोग। मान लीजिए कहीं पर लिखा है क्या, यहाँ लिखा है -3Q, ये लिखा है आपका 5Q, तो क्या होगा बताओ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा यहाँ से, नेट चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, दोनों का क्या करेंगे, सम कर लेंगे भाई। माइनस है, ये प्लस है, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, +2Q आएगा। अब इसको माइनस क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि जो -3Q लिखा है इसकी वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर आएंगे, जो +5Q लिखा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस क्या होंगे, बाहर जाएंगे। तो जब हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो आउट माइनस इन, या आउटवर्ड डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का माइनस क्या होगा, जो इनवर्ड डायरेक्शन है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, आ जाएगा। इससे अच्छा डायरेक्ट किया जाता है कि जो भी चार्जेस हैं उनका नेट चार्ज निकाल लो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/ε0 से, या ε0 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगा। यही किए थे, क्या इसको दोबारा कराने की जरूरत है, कल डिस्कस किए थे, ये सब पढ़े थे हम लोगों ने, सब क्लियर है ना, आप लोग नहीं थे क्या। अच्छा देखिए रेगुलर रहिए, मैं कह रहा हूँ गॉस थ्योरम से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ तो थोड़ा सा मैं अच्छे क्वेश्चन भी कराऊं आप लोगों को, फिर समझ में आए कैसे क्या नहीं। यहां तक हो गई थी बात अपनी, यहां तक सबको क्लियर हो गया था भैया, यहां तक सबको क्लियर हो गया था, बहुत बढ़िया। बात नहीं करोगे नहीं पीटे जाओगे बेटा। अब जैसे ये क्वेश्चन है जरा देखना क्या लिखा है इसमें, A circular disc of radius r is placed as shown. If the electric fields of what force strength E0 are going in the direction as shown, then find the electric flux through the surface of the disc. अब डिस्क आपकी ऐसे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जा रही हैं। डिस्क की थिकनेस बहुत कम है, थिकनेस इन द सेंस का मतलब क्या है, बहुत पतली है।
अगर बहुत पतली आपकी क्या है डिस्क है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपकी जो इस सरफेस की क्या होंगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पे एंटर करेंगी। अगर डिस्क ऐसे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही जा रही हैं आपकी, क्या कोई लाइन इससे पास होगी, एक भी लाइन पास नहीं होगी। जब एक भी लाइन इसके थ्रू पास नहीं होंगी भैया तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इसके थ्रू, कुछ नहीं। तो किस एंगल से जा रहा है ये मैटर नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रही कि नहीं, या डिस्क से होकर जा रही है कि नहीं। अगर डिस्क से होकर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, होकर नहीं जा रही है तो क्या आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आएगा। इसलिए इस केस में किसी भी एंगल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे इंक्लाइंड है वैसे इंक्लाइंड है, आपने समझना कि एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे cos थीटा आ जाएगा। भैया डिस्क हमारी ऐसे रखी है और लाइन भी ऐसे ही जा रही है तो दोनों हो गए पैरेलल। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्या है क्रॉस कर रहा है, क्या नहीं क्रॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा हमेशा जीरो आएगा। इसलिए डायरेक्ट यहाँ क्या लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इसका जीरो। दूसरा कोई मैथमेटिकल तरीके से समझना चाहता है तो कैसे समझेगा, जैसे मान लीजिए डिस्क रखा है, इस डिस्क का एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे भी जीरो आ जाएगा। मैथमेटिकल तरीके से समझ रहे हैं वो भी ठीक है, थ्योरेटिकल समझ रहे हैं तो उससे भी आ जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है डन। कई केसेस देंगे इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, एक दिन वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसको भी बता देंगे, ये भी हो जाएगा। ये सब की कोई जरूरत नहीं, इसको करेंगे, इसको समझो भाई। अब मान लीजिए कोई कर्व सरफेस है, ऐसे कोई कर्व सरफेस एरिया होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई आपका ऐसा क्लोज लूप है। अब इसका कोई डेफिनेट शेप तो नहीं दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो भी होगा डायरेक्शन इसके एरिया वेक्टर से एंगल डिफरेंट आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर हमने ले लिया, वो रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है, तो जैसे इस एंड पे लेंगे तो एंगल्स कुछ और आएंगे, यहां लेंगे तो एंगल्स क्या होंगे कुछ और आएंगे, डिफरेंट एंगल्स होंगे। उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि एक फिक्स डिस्टेंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी सेम होगी, अलग अलग हो जाएगी, तब डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब जाकर डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा सम करने पड़ेगा। हालांकि इस लेवल पे आपके यहाँ नहीं आएगा क्वेश्चन करने के, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूं, ये आप बाहर तभी कर पाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह क्या होगा सेम होगा, जब हम इमेजिनरी कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर पाएंगे। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है भैया, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी सेम होगी। जब तक सेम नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन का वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा जिसमें आप ई को बाहर कर पा रहे हो, क्योंकि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में केवल वही टर्म बाहर आते हैं जो क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, जो वेरिएबल है उनको हम बाहर नहीं लेते। क्लियर है ना, बाकी आप लोग जानकार तो हैं। इन चार्जेस का भी देखो, अब मान लीजिए कोई चार्ज है स्फीयर, ये तो निकलवा दिए हो गया, चार्ज क्यों रखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको मैं भेज दूंगा, इसको रखा हूं। अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन उस दिन पूछ रहे थे, मैं बताता हूं। देखो मान लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस है आपका, दो चीजें हैं, जैसे उस दिन क्वेश्चन पूछ रहे थे ना क्या है कि फार्मूला सर एरिया पे डिपेंड करेगा, तुम्हारी दोस्त कह रही थी कि सर फाई इज इक्वल टू क्या होता है ई ए, अब आज बता देते तो आज ही नहीं है, समझ में आ जाता अभी क्या है क्या नहीं। देखो कंफ्यूजन कहाँ है, कंफ्यूजन का लेवल समझो आप। ये देखो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो मैं इनका डिफरेंस समझाता हूं, नहीं आप लोग ना सब खिचड़ी कर दोगे, बाकी तो आप लोग कर ही रहे हैं, बस ये समझ। अब एक सरफेस ये है, बात नहीं कीजिएगा, अभी पूछेंगे फिर पता चलेगा। इसका एरिया मान लेते हैं A1 है, इसका एरिया क्या भाई A2 है, इसका एरिया क्या है A3। बहुत ध्यान समझना, मैं बताता हूँ क्वेश्चन का आंसर समझना। देखो भाई अब मान लीजिए इस केस में चार्ज आपका बाहर रखा हुआ, इन केसेस को भी बात करेंगे कैसे क्या बनती है, इसकी सिचुएशन देखेंगे। अब ये मान लीजिए एक सरफेस एरिया ले लिया, एक सरफेस एरिया ले लिया, ऑब्वियस सी बात है इसका सरफेस एरिया क्या है इससे ज्यादा है। कोई चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने हमने कोई सरफेस रखा तो ये डिपेंड करेगा एरिया पे। इस सरफेस का जितना ज्यादा एरिया होगा ऑब्वियस सी बात है उससे ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी।
ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी इससे, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, ज्यादा आएगा। लेकिन ये कब है, जब चार्ज क्या है इसके बाहर रखा है। जितना ज्यादा शेप साइज होगा इसका भाई, उतने ज्यादा नंबर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। क्लियर है कि नहीं बात। लेकिन अगर ये चार्ज क्या है, कोई क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा है, तो मान लीजिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही है, बहुत ध्यान समझना इसको, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रह जाता है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही हैं, जो भी निकल रही हैं, अब यहां भी एरिया आपको पता है कौन ज्यादा है कौन कम है। A3 सबसे ज्यादा है, फिर A2 है आपका, फिर क्या है A1 है। अब मुझे बताओ इन तीनों सरफेसेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिलेगा, सबका डिफरेंट आएगा या सेम आएगा। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है कि नहीं सबसे, तो क्या एरिया पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज कहां रखा है इसके हिसाब से बताओगे कि एरिया पे डिपेंड करेगा कि नहीं। किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा है तो सरफेस के एरिया और वॉल्यूम पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि कितना बड़ा है कितना ज्यादा होगा, कितना छोटा है तो कितना कम होगा। लेकिन चार्ज अगर क्लोज सरफेस या सरफेस के बाहर रखा हुआ है, बाहर से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका सरफेस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे ज्यादा पास होंगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या आएगा भैया, ज्यादा आएगा। अगर इसका φ1 है, इसका क्या है भाई φ2 है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि φ2 क्या होगा भाई φ1 से ज्यादा होगा। इस केस में बताओ, अगर इस छोटे सर्कल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसका नंबर इस A2 वाले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसके नंबर में कोई डिफरेंस है क्या। जो नंबर यहां से निकल रहा है वही सेम नंबर वहां से भी तो पास हो रहा है, वही सेम नंबर इस स्क्वायर से भी पास होगा, आपका क्यूब होगा तो क्यूब से भी पास होगा, कोई फर्क आएगा। इसीलिए गॉस साहब ये बताते हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस हम ले लें, चाहे क्यूब ले लें, चाहे सर्कल ले लें, चाहे स्फीयर ले लें, चाहे कोन ले लें, अगर उसके अंदर हमने चार्ज रख दिया तो सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा Q/ε0 ही होगा, नो मैटर कि वो किस शेप साइज का है। Q/ क्या मिलेगा हमेशा ε0 ही, तब वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। कंफ्यूजन यही होगा, डिपेंड कब करेगा, जब वो चार्ज कहां रखा होगा भैया, जिस सरफेस की हम बात करें, जिस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं वो चार्ज उस सरफेस के बाहर रखा है। तो ये सरफेस जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, उसके थ्रू उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। जो ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। समझ में आया, समझा देना उसको, समझिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करेंगी, कहीं स्टेटमेंट आ गए, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गए, वहां तो टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। ये समझ में आया, किस सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, कौन से सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जब चार्ज सरफेस के बाहर रखा होगा तो सरफेस एरिया पे डिपेंड, चार्ज क्या है सरफेस एरिया के अंदर रखा हुआ है तो किस शेप साइज का हमने सरफेस एरिया लिया है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। इज इट क्लियर, समझ आ रही बात अपनी, डन। मैं भेज दूंगा इसको, आप लोग लिख लेना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझने के लिए आपका, नहीं कंफ्यूजन रहता है। मैं बताता हूँ उसी दिन, लेकिन कुछ और बताने में रह गया तो मैं कहा चलो अब आया है मौका तो बता देंगे, ठीक है। देख फिर क्या है चार्जेस, अब देखो ये बाहर रखा है, अब जैसे हमने कहा था बाहर वाले चार्जेस को हम लोग कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, उसको भी बताया था कि नहीं हमने। जैसे कहते हैं ना कि हमने जब निकालना है क्या भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ चार्ज क्या रखा है, क्यू रखा है, यहाँ चार्ज क्यू रखा है, यहाँ भी चार्ज क्यू रखा है, तो हम अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू निकालेंगे तो क्या होगा भैया, ε0 फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्या होगा Q/ε0। हमने इन चार्जेस को कंसीडर क्यों नहीं किया भाई, जबकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इस सरफेस के जाए भी, क्योंकि जो लाइंस इससे एंटर करेंगी ना उतनी ही सेम नंबर में क्या होंगी, निकल भी जाएंगी। जो भी इससे एंटर करेंगे भाई सब निकल भी तो जाएंगे बाहर, जितना एंटर किए उतना ही बाहर निकल गए। लेकिन जो चार्ज अंदर रखा हुआ है उससे लाइन केवल और केवल क्या होंगी, बाहर जाएंगे। कुछ अंदर आ रही है क्या, उससे तो नेट केवल आउटफ्लो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इसका मतलब नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारा केवल इसी चार्ज से निकलेगा, बाहर वाली को क्यों नहीं ले रहे हैं, समझ में आया, क्लियर हो रही बात। नहीं हम बस यही पढ़ते हैं कि बाहर का नहीं लेना, बाहर का नहीं लेना, क्यों नहीं लेना ये भी समझते रहो, ताकि असर्शन रीजन में या कहीं स्टेटमेंट वाइज कोई क्वेश्चन आते हैं टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्यों ले रहे हैं क्यों नहीं ले रहे हैं। बिटवीन द लाइंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन यही समझने में आपको अपनी सब लगानी पड़ेगी, एनर्जी, टाइम, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, सब। और सबसे पहले तो रेगुलर होना पड़ेगा। नहीं सोच पा रहे हो तो सोचने वाला एक कैटलिस्ट होगा, वो आपको बूस्ट करेगा, डायरेक्शन देगा, सोचना पड़ेगा आपको, तब जाकर बनेगा, समझ रहे ना। बाकी कैटलिस्ट तो आपके बहुत ही सारे हैं। ये क्रॉस किसी भी स्टेटमेंट में हम कर सकते हैं, इसको मैं भेज दूंगा इसीलिए मैं इसको कर दिया हूं, आप लोग इसको करिए। अब ये स्टेटमेंट जरा देखना, स्टेटमेंट देखना,
बाकी जो भी देखना होगा देख लेना, लेकिन स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो बेटा। यहाँ देखो जो लिखा है, इफ क्यू इनसाइड मतलब किसी सरफेस के अंदर का चार्ज 0 हो देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। क्या स्टेटमेंट सही है? देन E इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर। क्या E हर जगह 0 होगा? फिर अगर Q इनसाइड 0 हो, Q इनसाइड 0 कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या है? Q इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा 0 आ जाएगा तो Q इनसाइड भी क्या आ जाएगा अपना? 0 आ जाएगा। बहुत क्लियर है बात? तो इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 होगा? भाई कोई जरूरी थोड़ी है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज हमारा क्या है सरफेस के बाहर रखा हो, तो चार्ज अगर हमारा सरफेस के बाहर रखा हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा? क्या आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? अब जो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हमने यहां लिखवाए थे भाई देखो जरा, जो चार्जेस यहां इस सरफेस के बाहर रखे हैं जरा देखना। मान लीजिए इन चार्जेस के थ्रू इस पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिल रहा है इस सरफेस के थ्रू, सही बात है, नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जितने लाइन इस पे एंट्री कर रही है उतनी क्या हो रही है इससे भाई एग्जिट भी बाहर भी हो जा रही है। लेकिन इन चार्जेस की वजह से इसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? तो अगर फाई ई हमारा जो है क्यू इनसाइड अगर 0 हो गया तो क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा? स्टेटमेंट सही है क्या? ये नहीं, गलत है ये। इसका अपोजिट बताओ, अगर ई 0 है तो क्या क्यू इनसाइड भी 0 होगा? ई 0 है तो क्या क्यू इनसाइड भी 0 होगा? ई 0 है तो क्या क्यू इनसाइड भी 0 होगा? बोलिए। देखो इफ ई इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर देन क्यू इनसाइड इक्वल टू क्या होगा? 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं रहा इसका मतलब कहीं चार्ज ही नहीं है। जब कहीं चार्ज भी नहीं है भाई तो ऑब्वियस बात है क्यू इनसाइड क्या क्यू आउट क्या सब हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ये लगे हैं सर्कल उसी हिसाब से जो सही है, मैं भेज दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लेना, देख लेना, एक रीडिंग मार लेना क्या है क्या नहीं। ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बहुत जरूरी है, रटने से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं हमारी बात? फिर क्या है भाई देखो, इफ क्यू इनसाइड इक्वल टू 0 देन फाई सी इक्वल टू 0, मतलब फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस का क्या आएगा? 0। क्या है? सही है? सही है तो क्यों सही है बताओ? इनसाइड नहीं है तो बाहर रखे हैं, तो बाहर का तो कंसीडर करते ही नहीं। क्यों नहीं कंसीडर करते? क्योंकि जितना इन होगा उतना ही क्या हो जाएगा? आउट। तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या आएगा? 0। और अंदर कोई चार्ज है ही नहीं तो अंदर से कुछ मिलना नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। दूसरा नेक्स्ट क्या लिखा भाई? फाई सी इक्वल टू 0 लिखा है, देन ई इक्वल टू 0 एवरीवेयर। इसे समझाओ जरा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह 0 होगा? भाई पहले वाला केस ही हो गया क्या? ये फर्स्ट वाला केस ही आ गया, डिस्क वाला भी आपका केस हो जाएगा। फर्स्ट वाला केस ही आ गया कि नहीं है? बोलो। अगर हमारा क्यू फाई सी इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या है? जो चार्ज है किसी सरफेस के क्या है बाहर रखा हुआ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इस सरफेस के थ्रू 0 आ जाएगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा ना, कुछ आर डिस्टेंस पे या जो भी डिस्टेंस लेंगे वहां कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा भैया? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत क्लियर है, समझना एकदम टू द पॉइंट, नहीं रटने से कुछ नहीं होगा, फिर यहाँ खेलते रहोगे। अब ये देखो चार्जेस का समझना, इसको समझना अच्छे से। कंसीडर द फॉलोइंग 3, इसको मैं भेज दूंगा, जो एग्जांपल वाले क्वेश्चन हम भेजेंगे। मेरा फोकस अब आप लोगों को ज्यादा समझाने पे है, ये भेज देंगे, आप देखेंगे, रेडी लिखेंगे। गधों की तरह हम लोग लिख के एकदम पुथन्ना नहीं बनाएंगे, समझ रहे नहीं? समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पीडीएफ आपके पास पड़ा रहेगा। जो जरूरी आपको पेजेस लगेंगे उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर या सेव करके अपना रख लीजिएगा। अदरवाइज सब कुछ लिखने की जरूरत, एक बार समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें माइंड में रह जाती है ना, आदमी के हो जाता है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग 3 हेमिस्फीयर एंड कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दीज टू ड्यू टू व्हाट? चार्ज प्लेस्ड। इस केस में चार्ज कहां रखा है? बहुत ध्यान समझना। चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ बेस ऑफ द ओपन हेमिस्फीयर। ओपन हेमिस्फीयर है, ओपन हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं ओपन हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, इसके सेंटर पे ये चार्ज रखा हुआ है, बेस का जो सेंटर है उस पर चार्ज रखा हुआ है। अगर बेस के सेंटर पे चार्ज रखा है तो ऑब्वियस सी बात है इससे बहुत सारी लाइंस निकल रही होंगी। लाइन पूरे कितने डायरेक्शन में निकल रही होंगी? किसी चार्ज से लाइन कितने डायरेक्शन में निकलती हैं? पूरे 360 डिग्री में निकलेगा, पूरे 360 डिग्री में निकलेगा नहीं। तो भैया क्या होगा? इस सरफेस के थ्रू हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें निकालनी होंगी ना किसी भी सरफेस के थ्रू, तो सरफेस को हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा? क्लोज। सिमेट्रिसिटी के लिए। सिमेट्रिसिटी के लिए क्यों भाई? क्योंकि ये सरफेस एरिया आपको एग्जैक्ट कितना है ये आपको नहीं पता है। अब मान लीजिए ये हेमिस्फीयर दिया है तो आपको समझ में आ रहा है, ये हेमिस्फीयर दिया है तो आपको समझ में आ रहा है कि सर ठीक है हम आधा आधा ले लेंगे। अगर मान लीजिए हेमिस्फीयर ना होकर ये मान लीजिए ऐसे कुछ होता, किसी दूसरे शेप में होता, ऐसे ऐसे है, हमने कह दिया चार्ज यहां रखा है। अब मुझे बताओ भाई
किससे थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है? पास तो होगा, लेकिन समझना आप। फिर हमने कह दिया हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर का क्या है? हॉलो हेमीस्फेयर, मतलब बेस क्लोज नहीं है। यहां पर चार्ज हमने रखा है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ? बहुत ध्यान समझना। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, हम क्लोज फिगर की बात करेंगे, क्योंकि गॉस साहब का जो स्टेटमेंट है वो किस सरफेस की बात कर रहे हैं। वो एक चीज और उसमें ध्यान रखना, जो भी क्लोज सरफेस लेना वो क्या होंगे, थोड़े सिमेट्रिक होने चाहिए, थोड़े यूनिफॉर्म होने चाहिए। या आप समझना कि जैसे मान लीजिए आपको स्फेयर मिल गया, या आपको मिल गया क्यूब मिल गया, या क्या है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, आपके पास कोन है, ट्राइंगल है, कुछ भी शेप का मिले जिसका डेफिनिट एरिया या जो भी वॉल्यूम वगैरह थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं तो उसको समझना, मैं बता रहा हूं कैसे। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी क्लोज सरफेस होगा चाहे जिस भी शेप साइज का हो, उसके थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? गॉस साहब के स्टेटमेंट के हिसाब से कोई भी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? अगर चार्ज क्यू है उसके अंदर तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत क्लियर है ये बात, क्यू बाई क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए हमारा ये दिया है हेमीस्फेयर, चार्ज क्या है भाई? चार्ज क्या है? इसके सेंटर पर रखा है, लेकिन ये क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर है, इसके बेस पे रखा है, सेंटर पर रखा है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पहले क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करना पड़ेगा, क्या करेंगे? इसी की तरह आइडेंटिकल एक इमेजिनरी हेमिस्फीयर मान लेंगे, इसको हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो अब चार्ज क्या आ गया भाई? इस स्फीयर पे आ गया। इस स्फीयर में क्या हो गया भैया? इसके सेंटर पे आ गया। इस स्फीयर में इसके कहां गया? सेंटर पे आ गया। अब ये क्लोज बन गया, क्लोज लूप बन गया, क्लोज सरफेस बन गया। अगर क्लोज सरफेस बन गया तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे कितना पास होगा? इस पूरे से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा? ये पास होगा आपका पाई इक्वल टू क्या आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। आएगा कि नहीं? लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा सरफेस तो नहीं है, हमारे पास केवल ऊपर का क्या है? फर्स्ट हाफ है। तो टोटल से निकल रहा है कितना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक से कितना निकलेगा? एक से कितना निकलेगा? एक से कितना निकलेगा भाई बताओ? अगर एक से निकालना हो तो कितना होगा? इससे निकालेगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन, पूरे सरफेस का कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? इसी तरह से अगर ये कोई ऐसे दिया है, कोई रैंडम शेप दिया है, अब हेमिस्फीयर नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? इसको भी क्या करेंगे? इसी की तरह कोई दूसरा सरफेस हम दूसरे एंड पे क्या करेंगे? लगा देंगे। इसको क्या करेंगे? हम क्लोज सरफेस बनाएंगे। अब टोटल इस सरफेस से कितना होगा फ्लक्स पास? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तो इमेजिनरी है, हमें अपर हाफ का चाहिए भाई, तो क्या होगा? क्यू अपॉन, अब कहीं ऐसे डिफरेंट शेप आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हेमिस्फीयर का तो हमने ये पढ़ा था, अरे ये शेप तो बड़ा डिफरेंट आ गया, इसका एरिया कैसे निकाले, वॉल्यूम कैसे निकाले, पता नहीं इसका क्या होगा। एरिया वॉल्यूम से इसका कोई रिलेशन है क्या? नहीं, बस हमें सरफेस देखना है कैसा होना चाहिए? क्लोज। क्लोज नहीं है तो कैसे क्लोज बनाएंगे? उसी की तरह आइडेंटिकल हम क्या करेंगे? और सरफेसेस ऐड करके उसको किसी ना किसी तरह से क्लोज बनाएंगे। तो टोटल सरफेस के थ्रू आ जाएगा क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर जितनी सरफेस का हमें निकालना है भाई, इसके हाफ का ही निकालना है, तो हाफ से क्या कर लेंगे? इसको या 2 से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है बात? डन। ऊपर से जा रहा है क्या? ऊपर से जा रहा है, आ रहा है? क्लियर? ठीक, डन। बहुत ध्यान समझ रहा है। इसका मतलब इसके थ्रू जो हम निकाले, देखो यहां एक इमेजिनरी क्या करेंगे? हेमिस्फीयर इसके नीचे लगाएंगे, तो टोटल कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें केवल फर्स्ट हाफ का निकालना है, अपर हाफ का निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे केस में देखो भाई, इस केस में क्या है? इसमें क्या रहा? चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड हेमिस्फीयर। क्लोज्ड हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर जब क्लोज हो गया, चार्ज उसके अंदर है, तो इसके जैसा कोई आइडेंटिकल मुझे सरफेस चाहिए क्या? ये सरफेस अपने आप में क्लोज है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? क्यू अपॉन, यहां 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना, सरफेस क्लोज हो गया। तो हेमिस्फीयर है कि स्फीयर है, नो मैटर, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सरफेस अगर आपको क्लोज मिल गया, तुम लोग यही पढ़े हो ना, यही गलती हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आदत डालो, तभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो सिर्फ रटना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं गॉस थ्योरम में सिर्फ हमें किस बात का ध्यान रखना है कि सरफेस क्या होना चाहिए? क्लोज। अगर ऑलरेडी सरफेस क्लोज दिया है तो हमेशा फ्लक्स क्या आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस क्लोज नहीं दिया है तो उसी के जैसे आइडेंटिकल और हम इमेजिनरी क्या करेंगे? सरफेसेस ऐड करेंगे, उसको क्या कराएंगे? क्लोज बनाएंगे। ये पहले ही कह रहा है क्लोज है, अब हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रायंगल दे सकते थे, कोन दे सकते थे, सिलेंडर दे सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बस ये क्लोज हो गया तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा?
बात समझ में आ रही है? दिक्कत ये है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान समझना। फिर इस केस में क्या है, देखो चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज्ड हेमिस्फीयर, चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज्ड हेमिस्फीयर। क्लोज्ड हेमिस्फीयर है, क्या होगा भाई, अगर क्लोज्ड हेमिस्फीयर है तो जितना अंदर जाएगा उतना ही तो क्या हो जाएगा, अब आधा आधा नहीं लेना, अब यहां आधा आधा नहीं लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं अगर ये इसके बाहर रखा है तो ये आगे इस तरह से हमने समझ लिया कि ये होगा, जितना इसके अंदर आया उससे भाई उतना ही क्या हो गया, बाहर हो गया। ये क्लोज था तो भाई इसका क्या आएगा, Q अपन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये क्लोज नहीं था, इसके बेस या सेंटर पे कहीं भी चार्ज रखा है तो इसका निकालेंगे Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों आया भाई, इसको हमने क्लोज बनाया तो दो सरफेस आए, दो सरफेस से टोटल किया कितना जा रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस से कितना जा रहा होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हेमिस्फीयर क्लोज नहीं होता और चार्ज Q बाहर रखा है तब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, जरा बताना। ये हेमिस्फीयर क्लोज नहीं है, चार्ज Q इसके बाहर रखा है, तब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। हाँ, ये हेमिस्फीयर क्लोज नहीं है भैया, ये ऐसे है, ओपन है, ये इसका रेडियस मान लेते हैं R है, इससे कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं कोई चार्ज Q रखा है। अब बताओ इसके थ्रू कितना जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वन फोर्थ क्यों जाएगा, अब ये इससे कितनी डिस्टेंस पे है ये भी तो देख लो पहले। अगर हम एक बहुत समझना पड़ेगा भाई, देखो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि इसको ना लिखवाऊं, लेकिन मुझे आप लोगों की आंसर्स बता रहे हैं कि लिखवाने ही पड़ेंगे लगता है। अरे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, अच्छा अगर अगर, अगर देखो देखो बेटा समझ, ये मैटर करेगा कि कहाँ है कैसे है। देखो अब देखो ऐसे अगर पढ़ रहे हो ना दोस्त तो थोड़ी दिक्कत है, बनेगा नहीं ये बात। मान लीजिए चार्ज Q इसके बहुत पास है, सेंटर के बहुत पास है, लेकिन इस हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है R, इस हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है R। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान रखना, यह कॉन्सेप्ट क्या लगना है जरा ध्यान समझना। इस चार्ज Q के कारण इस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना आ रहा है भैया, E आ रहा है, कितना रहा है E आ रहा है, जो भी आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने कहा ना कि चार्ज Q बाहर रखा होगा, किसी सरफेस के चार्ज Q बाहर रखा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या आया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या आया था, पाई इक्वल टू क्या लिखा था आपने, EA, याद है EA cos थीटा कब आया था, जब चार्ज किसी सरफेस के बाहर रखा होगा तभी आता है कि नहीं। लेकिन अगर इसी को हमने क्लोज लिया होता तो जितना इससे लाइन एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल जाएगा, तो फ्लक्स जीरो आ जाएगा। लेकिन होलो हेमिस्फीयर है और चार्ज इसके सेंटर से कहीं दूर रखा है, तो पूछ रहे हैं कि बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इससे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा, कैसे निकालिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया से। इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे भैया, पैरेलल होंगे। लेकिन यहाँ माइनस साइन क्यों रखेंगे, जरा ध्यान रखना, अपोजिट, ये बताना चाह रहा हूँ। जो इसका एरिया वेक्टर होगा किधर होगा भाई, बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। बहुत ध्यान समझना, इसको दो तरीके से लिखेंगे। अब इसके थ्रू जो हम फ्लक्स लिखेंगे ना तो हम नेगेटिव लिखेंगे। क्यों नेगेटिव लिखेंगे जरा बताएं हमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव क्यों लिखेंगे, नेगेटिव इसलिए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड है भाई, अंदर आ रहा है ना, अंदर आता है तो जो इनवर्ट डायरेक्शन होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखते थे, नेगेटिव। दूसरा क्या समझेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है भैया, -1।
फॉर्मूले में जब यहाँ -1 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस ई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव आ गया कि नहीं। हम दो तरीके से बता रहे हैं, इसको समझना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए नेगेटिव है क्योंकि आ रहा है भैया वो इनसाइड, इनवर्ट डायरेक्शन है। पहले कन्वेंशन बताया था ना, साइन कन्वेंशन। अगर इनवर्ट डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो क्या होगा, नेगेटिव। आउटवर्ड डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव। डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में इसको। दूसरा कैसे समझ रहे हैं भाई, जो एरिया वेक्टर होगा हेमिस्फेयर का, जो बेस होगा, बेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है ना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और जो चार्ज क्यू बाहर रखा है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सीधे जाएंगी। उसका डायरेक्शन फॉरवर्ड है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है भाई, बैकवर्ड। दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, EA cos थीटा। cos 180 की वैल्यू -1 तो माइनस EA आ जाएगा, माइनस EA आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना माइनस EA। अब जरा समझना, तो इसका मतलब हम एरिया कौन सा लें, लाइन किससे पास हो रही है भैया, हेमिस्फेयर का जो बेस होगा उसी से तो लाइन जा रहा है। हेमिस्फेयर का जो बेस है उसी से तो लाइन जा रहा है। इसका मतलब इस केस में जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस तो लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लिखेंगे। हेमिस्फेयर का बेस का एरिया क्या आएगा, हेमिस्फेयर के बेस का एरिया क्या आएगा, हेमिस्फेयर के बेस में क्या होता है, हेमिस्फेयर के बेस में क्या होता है, सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमने वही 2-3 केस डिस्कस किए हैं, पर कहीं ये यूनिक आ गया तो थोड़ा सा फंस जाएंगे। स्टार्टिंग में फार्मूला लिखे कि नहीं, आपको लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, सोचना आएगा तो आंसर कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ, केस बेस्ड आते हैं आपके, असर्शन रीजन वाले आएंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, थ्योरी टाइप में उसको समझना पड़ेगा। समझ आई बात, समझे कि नहीं। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड किताब में नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिएगा, अभी जो क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा था लड़का, शीट मैंने जैसे दी थी वो सिलेंडर पे लटक गया था, कहाँ गया, एब्सेंट है यार। तो मैंने कहा था उसको पढ़ाएंगे तो तो हमने कहा था इसको पढ़ेंगे तो आएगा। 3 केसेस डिस्कस किए। अगर हेमिस्फेयर क्या है भाई, हेमिस्फेयर ओपन है, इसके बेस के सेंटर पे रखा गया है चार्ज, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। हेमिस्फेयर क्लोज है, उसके अंदर चार्ज रखा है, तो कितना मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q/एप्सिलॉन नॉट। पूरा वही आएगा। अगर हेमिस्फेयर आपका क्या भाई क्लोज है, चार्ज बाहर रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, 0। अगर हेमिस्फेयर ओपन है, चार्ज बाहर रखा है, तो कैसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भैया। सारे केसेस डिस्कस कर दिए आपसे। अब वो किसी भी शेप साइज की बात कर, उसने सिलेंडर दे दिया भाई, उसने दे दिया आपको क्या, सिलेंडर। अब उसने कह दिया कि हमने रख दिया, हटाओ इसको, ये समझने के लिए था। अब मान लीजिए कोई सिलेंडर उसने दे दिया, अब चार्ज क्यों यहां पर रखा हुआ है, आपसे पूछेगा बताओ भाई इसके थ्रू इस चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा आपको, क्या आंसर कीजिएगा। इसके थ्रू आपको कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, इस सिलेंडर के थ्रू। अगर ये सिलेंडर है, इसके थ्रू आपको कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, क्लोज है, 0 मिलेगा। सब लोग क्लियर है, 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा बताओ, जितना एंट्री लेगा भाई उतना इससे बाहर निकल जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। अब सिलेंडर के कहीं यहां पर रख देगा चार्ज, और एक को ओपन कर देगा, एक को क्या कर देगा, क्लोज। फिर पूछेगा आपसे बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या लगेगा भाई, बेस का एरिया ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा क्या हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितने भी केसेस बना लें, लेकिन अगर आपको क्रिस्टल क्लियर एकदम पता है कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना होता है तो कहीं कंफ्यूजन होगा क्या, केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ के चलेंगे तो फंसते रहेंगे। केसेस पढ़ लिए, थ्योरम पढ़ लिए, फिर क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाओगे। क्लियर है बात, क्या मैं सबका अलग अलग बनवा दूं, अब बनवा दें, है ना, लिखिए चलिए।
रिमार्क में करके लिखिए केस 1। केस 1 हेडिंग कर लो, यही मैं बता देता हूं, लिखवा देता हूं। केस 1 पहले लिखिए भाई, इसको बनाओ जल्दी से। केस 1, चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ बेस ऑफ द ओपन हेमिस्फीयर। केस 1 लिखो भाई, चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द ओपन हेमिस्फीयर। बताए थे ये सर, बताए थे ये? नहीं देख, आपको ये लग रहा था ना बहुत ज्यादा बता रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो बहुत ये करेंगे वो जरूरी चीजें मिस करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब समझ रहे हो तुम ना क्या डिफरेंस है। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा पेशेंस रखना, हर चैप्टर में हर टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जो लोग एब्सेंट हो रहे हैं ना, ये जान लेना सब अपना लॉस समझेंगे। चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ ओपन हेमिस्फीयर, लिख लो। इसलिए मैं कह रहा हूं सब लोग रेगुलर रहो। एक दिन की क्लास मिस करने का मतलब सब मिस हो जाएगा भाई। किताब का ही केवल जानोगे और क्वेश्चन सब आंसर नहीं कर पाओगे। चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ बेस ऑफ द ओपन हेमिस्फीयर। कितना होगा भैया? पहले एक इमेजिनरी हम ड्रॉ कर लेंगे इसका। देखो नीचे लिखो। ऐसा क्यों करते हैं? सिमेट्रिसिटी के लिए करते हैं। क्यों करते हैं भैया? सिमेट्रिसिटी के लिए। क्यों? सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या है? टोटल क्लोज सरफेस के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कितना फ्लक्स मिलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हम ये समझ गए कि जितना था उतना ही हमने सरफेस ऐड किया है, इसका मतलब पूरे का आ रहा है कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो सरफेस का मिलाकर, हमें तो एक सरफेस का ही चाहिए था, तो कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही बात? 2 एप्सिलॉन नॉट लिख लो इसको। आफ्टर एडिंग इमेजिनरी हेमिस्फीयर, इतना ही लिखो बस, उसके बाद ड्रॉ करके आगे लिखो, नीचे लिखो लिखो। आफ्टर एडिंग इमेजिनरी हेमिस्फीयर, आफ्टर एडिंग इमेजिनरी हेमिस्फीयर, नीचे लिखना फॉर क्लोज्ड सरफेस, ऐसे या उसी को कंटिन्यू करें। फॉर क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस, देखिए बाइसिमेट्रिसिटी, 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 द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड, क्लोज्ड लिखो, बाइसिमेट्रिसिटी, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड स्फीयर। हो गया ना अभी, हेमिस्फीयर नहीं रहा, अभी क्या हो गया? स्फीयर। दो हेमिस्फीयर को हमने मिक्स कर दिया भाई, पैचअप करा दिया, इनको लिंक कर दिया, तो क्या बन जाएगा? हेमिस्फीयर। देखो फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड स्फीयर, स्फीयर तो क्लोज ही होगा, इज इक्वल टू क्या होगा? लिखो इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इक्वल टू क्या लिखो? Q अपॉन क्या होगा भैया? एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन क्या हो जाएगा? तो नीचे लिखो सो फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फीयर सरफेस, so flux passing through what? Hemisphere. Flux passing through hemisphere is equal to क्या हो जाएगा? टोटल का हाफ हो जाएगा। टोटल का क्या हो जाएगा? हाफ। टोटल का क्या हो जाएगा भैया? हाफ। ठीक। अब कोई पूछे सर सिमेट्रिसिटी के लिए सब काम क्यों कर रहे हैं? हमें पता चल गया भैया आधा सरफेस है तो आधा ही ले लेते, पूरा क्यों बना रहे हैं आप? यही ना सही बात कह रहा थे बेटा विनोद कुमार, ये समझ बेटा, यहां समझ। मैं बहुत जल्दी बताता हूं, जरा समझना भैया, ध्यान समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इससे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इससे निकलेंगी बाहर, उसका डायरेक्शन कैसा होगा भाई? चार्ज जहां भी रखा अंदर रखा है तो अंदर से ही बाहर जाएगा, ये होगा डायरेक्शन। लेकिन ये कर्व्ड सरफेस है, अगर हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर किया इसके सरफेस पे, स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने कंसीडर किया इसके सरफेस पे, जरा बताना इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन ये होगा? यहां पर एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? कुछ ऐसे ही होगा इसके पैरेलल,
यहाँ पर एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा भाई, हर एक डिफरेंट पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या आएगा भाई, डिफरेंट आएगा कि नहीं, यहां भी क्या आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा, यहां डिफरेंट आएगा, यहां से जो लाइन निकल रही है उससे डिफरेंट आ रहा होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस है ना। अगर कर्व्ड सरफेस है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। इसका मतलब cos थीटा जो डिफरेंट एंगल आ रहा है, cos की वैल्यू हर जगह बता पाओगे क्या आप? क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना आसान होगा? इसलिए क्या करते हैं भाई, सिमेट्रिक फिगर बना इसके लिए क्या करते हैं हम, क्लोज फिगर बनाएंगे, क्योंकि गॉस साहब ने कह दिया किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है तो टोटल हमेशा कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम सरफेस को क्लोज कर लेंगे, फिर देख लेंगे उस क्लोज सरफेस का, जिस सरफेस के थ्रू हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो उसका कौन सा पार्ट है। तो हेमिस्फीयर के केस में हमने देखा स्फीयर का वो हाफ पार्ट है, टोटल सरफेस से कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हेमिस्फीयर से कितना आएगा, क्यू अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? इसलिए सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं, जहां एंगल निकालना इजी होगा वहां पर आप सिमेट्रिसिटी की बात, अगर हमने प्लेन सरफेस ऐसे कंसीडर कर लिया, क्या यहां पर अभी आप सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे क्या? अगर मान लीजिए कोई सरफेस ऐसे कंसीडर कर लिया, यहां भी सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे क्या? क्योंकि यहां डायरेक्ट क्या होगा, जो भी लाइंस मिलेंगे एंगल डायरेक्ट मिलेंगे आपके 90 डिग्री, या पैरेलल जा रहा है, इसके पैरेलल जा रहा है तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री आ गया, एरिया आपका फिक्स ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका फिक्स है, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन इस केस में तो एंगल वेरी करेगा ना, बदलेगा, वहां नहीं निकाल पाएंगे आप, ठीक है ना। बाकी आप लोग समझदार तो हैं ही। सेकंड लिखो केस 2। केस 2, चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड हेमिस्फीयर। लिखो भैया, चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड हेमिस्फीयर। चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द व्हाट, क्लोज्ड हेमिस्फीयर। बनाओ इसको जल्दी। सेकंड केस, केस 2, चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड हेमिस्फीयर। चार्ज इज प्लेस्ड, अंदर रखा हुआ है कहीं चार्ज, प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड हेमिस्फीयर। अब सरफेस क्लोज हो गया, चाहे जिस भी शेप साइज का है, कोई मैटर करता है क्या, नहीं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा लिखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ध्यान समझना, यहां भी हेमिस्फीयर था, ये भी हेमिस्फीयर ही है, लेकिन ये क्या है, क्लोज है। जब ये क्लोज हो गया तो एक्स्ट्रा आपको हेमिस्फीयर ऐड करने की जरूरत है क्या। अब इसका क्या आ जाएगा, फ्लक्स क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। बहुत समझना ध्यान से, क्या है, हमें क्लोज फिगर चाहिए, कोई भी फिगर हो क्लोज होगा तो क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके थ्रू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, अगर उसके अंदर चार्ज क्यू है तो। थर्ड केस लीजिए, केस 3। केस 3, charge is placed outside the closed hemisphere. Charge is placed outside the closed hemisphere. Charge is placed outside the closed hemisphere. Charge is placed. Charge is placed outside the closed hemisphere. Outside the what? Closed hemisphere. क्या आएगा इस केस में भाई बताना, जितना एंट्री लेगा उतना ही क्या होगा, बाहर निकल। केस 4, चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द ओपन हेमिस्फीयर। चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज्ड हेमिस्फीयर। चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द व्हाट, ओपन हेमिस्फीयर। केस 4, चार्ज इज प्लेस्ड outside the open, outside the what, open hemisphere। कितना लिखवाए थे इसका भी बताओ भाई। अगर ये क्लोज बाहर होगा तो जो इलेक्ट्रिक, जो इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर का होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा भैया, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भैया, अंदर। तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आएगा ना। तो लिखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई ए होगा। अब हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है, एक सर्कल होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस इसका आर है तो, रेडियस इसका आर है तो भैया क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा। कभी कभी ना चार्ज का डिस्टेंस भी दिया रहेगा, कभी कभी क्या होगा, चार्ज का डिस्टेंस भी दिया होगा। मान लेते हैं कि ये हेमिस्फीयर के बेस से r/2 डिस्टेंस पे है। किस डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है,
1/4πε0 Q अपॉन क्या होता है R स्क्वायर होता है। अगर हमें R दे दिया है कि मान लीजिए चार्ज का डिस्टेंस इस हेमिस्फीयर के बेस से कितना है R/2, क्या है भाई R/, तो चार्ज तो दिया ही होगा क्वेश्चन में भाई, किसी चार्ज के थ्रू ही तो फ्लक्स निकालना होगा हमें भाई, चार्ज के कारण ही तो निकालना होगा आपको फ्लक्स। तो 1/4πε0 चार्ज क्यू दिया ही रहेगा और साथ ही साथ क्यू का डिस्टेंस दिया होगा, R/2 डिस्टेंस पे है, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो R के प्लेस पे वैल्यू रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा आपका, बाकी रेडियस दिया ही रहेगा। पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके बता देंगे क्या आएगा फ्लक्स। नेगेटिव साइन यहाँ क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, या जो फ्लक्स है क्या है केवल इनवर्ट डायरेक्शन में है। जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है, मतलब सरफेस के अंदर आ रही है लाइन, सरफेस की क्या हो रही भाई अंदर आ रही है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगा, समझ गए सारे केसेस का मतलब, डन। अब फ्लक्स वाले क्वेश्चन कर लोगे। अब इस पे क्यूब वाले क्वेश्चन में कराऊंगा आपको, क्यूब के डिफरेंट पोजीशंस पे अगर हम चार्जेस को रखेंगे तो फ्लक्स कितना आएगा। कभी कहेंगे भैया फेस पे रखे हैं, कहीं बोलेंगे सेंटर पे रखे हैं, कभी बोलेंगे किसी कॉर्नर पे रखे हैं, कभी बोलेंगे किसी एज पे रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा। उसमें इतने केसेस बता देंगे, ये क्वेश्चन कहीं से बचेगा नहीं, लेकिन पढ़ना इसको जरूरी है, इसलिए थोड़ा वक्त ले रहे हैं। ठीक है भाई, डन, समझ गए इतना। कल इसका और हो जाएगा, थोड़ा सा क्यूब वाला हो जाएगा, फिर हम इसके एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। एप्लीकेशन उसके बाद ये आपका पोर्शन क्या हो जाएगा।